हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द यूपीएस अकेडमी। कैसे आप सब लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम देख रहे हैं कंजक्शन, तो आज हम देखेंगे कंजक्शन का सेकंड पार्ट, यानी कि कंजक्शन के जो दो प्रकार हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो इसमें हम आज देखेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कल जो पूछे गए थे क्वेश्चन उनके आंसर भी मैं अब यहाँ पे बताने वाला हूँ। और ये सिलसिला हर वीडियो में रहेगा। जो क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में पूछूंगा उसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में दूंगा, लेकिन वो मिलेगा आपको वीडियो के लास्ट में। और कल के लिए होमवर्क भी आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा। दोस्तों पूरा प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें बताई जाएँ, कंपटीशन लेवल की चीज़ें बताई जाएँ, ताकि आपको दोबारा कभी इंग्लिश में प्रॉब्लम ना हो। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए कंजक्शन का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने कल बताया था कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो क्या होता है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में हमने देखा था कि जो सेम चीज़ें होती हैं, यानी कि सेम वैल्यू की जो चीज़ें होती हैं एक जैसी, उनको कोरिलेट करा जाता है, उनको जोड़ा जाता है। ठीक ना, हमने उसको कई एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। और आज हम जो देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में। सबऑर्डिनेट क्लास में हमने क्या देखा, सॉरी हम क्या देखने जा रहे हैं कि इसमें हम आपको बताए थे कि इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी सेंटेंस जो है जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है ना, वो कंडीशनल हो सकते हैं, सामान्य भी हो सकते हैं, असामान्य होते हैं, या नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें मतलब किसी भी प्रकार के सेंटेंस को जिसकी कोई शर्त ही नहीं है वो आपस में यहाँ पे जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। मतलब आप इस तरीके से ये समझ लीजिए कि जो डिपेंडेंट वर्ड होते हैं, यानी कि आश्रित को जो है अनाश्रित पे, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से जोड़ा जाता है। यानी कि डिपेंडेंट सेंटेंस को, यानी कि जो सेंटेंस होते हैं, सीधी सी भाषा में समझिए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर के जितने भी सेंटेंस आएंगे जिनको जोड़ा जाएगा, वो उसमें से दोनों सेंटेंसेस या दोनों में से कोई एक सेंटेंस से दूसरे पर आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट कहा गया है। ठीक है ना, जब आपको क्लास पढ़ाएंगे तो क्लास में हम कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट को बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में हमने जाना कि ये होता क्या है। इसका पार्ट हम लेते हैं, इसके कई पार्ट्स हैं दोस्तों, कुल मिला के आपको बुक में मिलेगा। आपके जो सिलेबस की बुक है उसमें 7 दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 8 बताया जाएगा। ठीक है ना, चलिए पहला है कंजक्शन ऑफ टाइम। पहला क्या है, कंजक्शन ऑफ टाइम। इसमें बात करी जाती है समय के संदर्भ में। किसके बारे में बात करी जाती है, समय के संदर्भ में। अब आप देख रहे होंगे कि कंजक्शन ऑफ टाइम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा कंजक्शन जो समय को इंगित करता हो, समय के बारे में बताता हो। ठीक है ना, यानी कि जिससे समय में होने वाली चीजें वो जोड़ी जा रही हो, वो कहलाती हैं हमारी क्या, बताइए, कंजक्शन ऑफ टाइम। देखिए कुछ वर्ड्स इसमें आते हैं, जैसे हैं व्हेन, व्हेनेवर, टिल, एज, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, सिंस। यानी ये कुछ वर्ड्स हैं जो समय बताते हैं। कैसे बताते हैं, देखिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं, व्हेन राम रीच्ड होम मिसेज केला देवी वाज गोइंग टू मार्केट। बात केला देवी के बारे में हो रही है। देखिए कह रहे हैं व्हेन राम रीच्ड, यानी कि जब राम पहुंचा, कहां पर, घर। व्हेन, ये देखिए मिल गया ना, ये समय बता रहा है। अभी कैसे बता रहा है ये देखिएगा, व्हेन राम रीच्ड होम मिसेज केला देवी वाज गोइंग टू मार्केट, यानी कि जब राम घर पहुंचा, केला देवी बाजार जा रही थी, बाजार जाने की तैयारी कर रही थी, बाजार निकल रही थी, जा रही थी, रास्ते में मिले होंगे। तो अब यहां पे देखिए समय कैसे पता चल रहा है, कह रहा है कि राम घर कब पहुंचा, राम घर कब पहुंचा, यानी कि जब केला देवी जो है, मिसेज केला देवी मोहतरमा जब बाजार जा रही थी, तभी तो ये जो है राम घर पहुंचा ना। यानी समय कौन सा था, समय था केला देवी के बाजार जाने का। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, समय बता रहा। तो ये व्हेन जो हो गया, अगर पूछा जाएगा व्हेन कौन सा कंजक्शन है, तो आप बताएंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, लेकिन ये कंजक्शन ऑफ टाइम है। नेक्स्ट देखिए, वेट हेयर टिल आई रिटर्न, यानी कि वेट हेयर, इंतजार करो यहाँ पर, टिल आई रिटर्न, यानी कि मेरे आने तक। ठीक है, यहाँ पर मेरे आने तक इंतजार करो। तो कह रहा है इंतजार करो, यानी कि वेट हेयर, इंतजार करने की बात हो रही है। कब तक इंतजार करने की बात हो रही है, बोलिए, कब तक इंतजार करने की बात हो रही है, ये हो रही है मेरे आने तक, यानी समय हो रहा है ना कि जब तक मैं न आ जाऊं तब तक आपको इंतजार करना है। तो किससे पता चल रहा है, टिल से। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया,
कंजक्शन ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट देखिए, सौम्या saw me as I was getting down the train। सौम्या saw me, सौम्या ने मुझे देखा as, जैसे ही I was getting down the train, यानी कि मैं ट्रेन से नीचे उतरा, जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा तुरंत सौम्या ने मुझे देखा। अब सौम्या ने मुझे देखा, कब देखा, बोलिए कब देखा वो, यानी तब तक वो नहीं देखा जब तक मैं ट्रेन से नहीं उतरा था, जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा उसने मुझे देख लिया। तो वो कहां से मिल रहा है, जैसे ही, ये वर्ड है ना, इस वर्ड के द्वारा दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है, एक सौम्या का देखने का, एक मेरा ट्रेन से उतरने का, तो दोनों जोड़ा गया है एज के माध्यम से, तो एज हो गया हमारा क्या, कंजक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी कम्स टू मी वेन एवर सी नीड हेल्प। सी कम्स टू मी यानी कि वह मेरे पास आती है, सी कम्स टू मी, वह मेरे पास आती है, वेन एवर सी नीड हेल्प, जब उसे मदद की आवश्यकता होती। अब देखिए एक सेंटेंस है सी कम्स टू मी, दूसरा है सी नीड हेल्प, यानी कि वो मेरे पास आती है, उसे हेल्प की जरूरत है। अब क्या है, दोनों को जोड़ा गया व्हेनेवर के माध्यम से। ठीक है, अब कह रहा है कि वह मेरे पास कब आती है, भाई मेरे पास वो कब आती है, यानी कि जब उसे हेल्प की आवश्यकता होती है, जब तक उसको हेल्प की आवश्यकता नहीं होगी मेरे पास नहीं आएगी। ठीक है ना, यानी कि समय इंगित हो रहा है ना, बताइए समय का मतलब यही नहीं होता 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे आपको बताया जाए आप घड़ी में देख रहे हैं वही समय होता नहीं, समय इनसे भी इंडिकेशन होता है, ये भी इंडिकेशन है टाइम का। ठीक है, तो सी कम्स टू मी व्हेनेवर सी नीड हेल्प, यानी कि वह मेरे पास आती है जब भी उसको मदद की जरूरत होती है। ये हो गया हमारा कंजक्शन ऑफ टाइम। क्लियर हो गया दोस्तों? अगर वीडियो समझ में आ रही है तो तुरंत लाइक करिए और इसको अपने दोस्तों के पास, अपने जानने वालों के पास भेजिए, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों। ठीक है, लाइक करिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा कंजक्शन ऑफ कॉज और रीजन, यानी कि ऐसा कंजक्शन जो रीजन या काज, काज मीन्स होता है कारण, रीजन मतलब भी होता है कारण, तो हम रीजन और काज दोनों यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ऐसा ना हो कि रीजन आप पढ़े हो काज आ गया तो आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो इन सब चीजों को देख कर चलना है। तो कह रहा है कि कंजक्शन ऑफ रीजन या काज, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने का काम, मतलब जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा हो जहां पे रीजन या काज के बारे में पता चले, यानी कि जो कारण बताए वह कहलाता है हमारा। अगर कारण आपको मिल रहा है कहीं से भी तो वह आएगा कंजक्शन ऑफ रीजन में। देखिए कैसे, इसके अंतर्गत कुछ वर्ड्स आते हैं, बिकॉज, एज, सिंस, फॉर दैट, एक ही में है, अलग अलग नहीं है, सीइंग दैट, नाउ दैट, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि कारण बताने वाले, कारण या वजह के संदर्भ में जब बात होती है किनके द्वारा, बिकॉज, एज, सिंस, फॉर दैट, सीइंग दैट, नाउ दैट, तो ये आते हैं हमारे कंजक्शन ऑफ रीजन। देखिए कैसे, एग्जांपल देखिए, आई कैन नॉट बाय दिस बुक, आई कैन नॉट बाय दिस बुक सिंस इट इज वेरी कॉस्टली, कह रहा है मैं बुक नहीं खरीद सकता तब तक जब तक ये बहुत कॉस्टली, एक अर्थ हो गया, या कह सकते हैं कि बुक बहुत कॉस्टली है इस वजह से मैं बुक नहीं खरीद सकता, इसलिए मैं बुक नहीं खरीद सकता, या फिर कह सकते हैं बुक बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली होने के कारण मैं बुक नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पर देखिए ये जो है किसके माध्यम से जोड़ा जा रहा है, सिंस के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना, किसके माध्यम से जोड़ा जा रहा है, सिंस के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कह रहा है आई कैन नॉट बाय दिस बुक सिंस इट इज वेरी कॉस्टली, यानी कि मैं बुक नहीं खरीद सकता क्योंकि ये बुक बहुत ज्यादा कॉस्टली। अब रीजन पता चल रहा है ना, मैं बुक क्यों नहीं खरीद सकता, रीजन क्या है, क्योंकि बुक बहुत कॉस्टली है। इसको जोड़ा किससे जा रहा, सिंस से। ये क्योंकि की सेंस में आ गया या जब तक के सेंस में आ गया, ठीक है ना, तक के सेंस में आ जाता है, यानी कि बुक होने के कारण, कॉस्टली होने के कारण। ठीक है, ये सेंस पर डिपेंडेंट है दोस्तों। चलिए, ग्रामर के जो रूल्स हैं, यानी कि कोई भी रूल्स आप अप्लाई करेंगे तो उसमें 99% या 95% जो है सेंस पर डिपेंड करते हैं, भावना पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, अगर आप उसको लेकर चलेंगे तो कभी भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसीलिए सी का भी वॉच देखना होता है, वॉच का भी देखना होता है, विजिट का भी देखना होता है, लेकिन हम इनको जहां जिसकी जरूरत होगी वही लगाएंगे। सी की जगह वॉच या विजिट, विजिट की जगह वॉच या सी नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, He is allowed to enter as he invited by us. He is allowed, यानी कि वह अलाउड किया गया था, अनुमति मिली थी उसको, to enter, अंदर आने की, as he is invited by us, जैसा कि वह हमारे द्वारा इनवाइट किया गया था। कह रहा है एक सेंटेंस है he is allowed to enter, यानी कि वह अंदर आने के लिए अलाउड था। दूसरा क्या है, he is inviting by us, invited by us, यानी कि वह इन्वाइट किया गया था मेरे द्वारा। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है, यानी कि वह अंदर आने के लिए उसको अनुमति मिली थी, अलाउड था। क्यों भाई, कोई वजह तो होगी ना, वजह क्या है, ही इज इन्वाइटेड बाय अस, क्योंकि वो मेरे द्वारा इन्वाइट किया गया था। तो जोड़ा किससे जा रहा है, एज के द्वारा जोड़ा जा रहा थी। एज हमारा क्या हो गया, कंजक्शन ऑफ रीजन। नेक्स्ट देखिए, नाउ दैट सी हैज कम आई कैन टेक अ लिटिल रेस्ट। नाउ दैट ये मिल रहा है, इसके द्वारा जोड़ा जा रहा है। नाउ दैट का मतलब है चूंकि अब, इसका मतलब क्या होता है, चूंकि अब। सी हैज कम, वह आ चुकी है,
आई कैन टेक अ लिटिल रेस्ट, चूंकि वह अब आ चुकी है इसलिए मैं एक थोड़ा सा रेस्ट कर सकता हूं या थोड़ा सा आराम कर सकता हूं। टेक मतलब लेना नहीं होता है, इसका भावना होता है, सेंस होता है। सेंस मतलब लेना के सेंस में, यानी कि मैं कर सकता हूं, आराम कर, टेक रेस्ट, रेस्ट ले सकता हूं, आराम कर सकता हूं। आई कैन टेक अ रेस्ट। अब देखिए टेक लगा देंगे, चाय के लिए भी लगाते हैं, चाय पीने के लिए ड्रिंक नहीं लगाते, चाय पीने के लिए टेक लगाएंगे, वहां टेक दूसरा हो गया, यहाँ टेक दूसरा हो गया। इसलिए मैं बोलता हूं कि भावनाओं को, सेंस को समझ करके आप लगाएंगे, यूज करेंगे इंग्लिश ग्रामर के रूल, तो कभी भी गलत नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नाउ दैट सी हैज कम आई कैन टेक अ लिटिल रेस्ट। अब ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, चूंकि वह आ चुकी है इसलिए हम एक छोटा सा या थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्यों रेस्ट ले सकते हैं, क्या वजह, क्या रीजन है, क्योंकि वह आ चुकी है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करिए फटाफट, लाइक करिए दोस्तों, आप लाइक नहीं करते हैं, इतने मेहनत से आपको समझाया जाता है, आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक करिए फटाफट। कंजक्शन नेक्स्ट है हमारा तीसरा, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, यानी कि तीसरा हमारा क्या, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, यानी कि तीसरा जो हमारा कंजक्शन है वह रिजल्ट को शो करता है। किसको शो करता है, रिजल्ट को या कॉन्सिक्वेंस को, दोनों एक ही चीज होती है। यानी कि परिणाम के संदर्भ में जो कंजक्शन यूज किए जाते हैं परिणाम के संदर्भ में, उनको क्या कहते हैं, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, सॉरी कौन कौन से वर्ड इसमें आते हैं, जैसे दैट आ गया, सो दैट आ गया, सच दैट आ गया, इस तरीके से और भी दोस्तों वर्ड्स हैं, कंजक्शन है, जिनको हम कंजक्शन ऑफ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस के रूप में देखते हैं। अब घबराइएगा मत, जैसे हमने कोऑर्डिनेट के जो है वर्ड सारे बता दिए थे, जैसे ही हमारा कंजक्शन ये खत्म होगा सबऑर्डिनेट, उसके लास्ट में तुरंत जो है आपको वो लिस्ट फिर से मैं प्रोवाइड करा दूंगा, किसकी, सबऑर्डिनेट कंजक्शन की लिस्ट। ठीक है, चलिए अब इसका हम जो है एग्जांपल देखते हैं, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस का। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं हम एग्जाम्पल इसका, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस का। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, द कॉफी इज सो हार्ड दैट शी कैन नॉट सिप इट। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से, पहला सेंटेंस, द कॉफी इज सो हॉट, यानी कि कॉफी बहुत ज्यादा हॉट है, गर्म है, दैट शी कैन नॉट सिप इट, यानी कि इसको इतना ज्यादा, इसको सिप नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए इसको जोड़ा कैसे गया, देखिए द कॉफी इज सो हॉट, यानी कि इतनी ज्यादा हॉट है कि यह नहीं पी जा सकती है। देखिए सिप आया ना, यहाँ पे चाय या कॉफ़ी पीने के लिए सिप या टेक, सिप का यूज करते हैं या टेक का यूज करते हैं। ठीक है, ड्रिंक का यूज नहीं करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये सिप सिप करके थोड़ी थोड़ी पी जाती है और ड्रिंक जो है एक बार में पानी उसको पिया जाता है, तो दोनों में अंतर होता है पीने के ढंग में। चलिए देखिए, कॉफ़ी इज सो हॉट, अब ये जो है, अभी हमने जो वर्ड कुछ लिखे थे उसमें हमें मिला था ना क्या, ये देखिए सो मिल गया और ये मिल गया दैट। ठीक है ना, ये डॉट डॉट वाला एरिया है, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है, जो ये सेंटेंस है रिजल्ट वाला, ठीक है ना, रिजल्ट वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे सो दैट के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक, द कॉफी इज सो हार्ड दैट शी कैन नॉट सिप इट, यानी कि कॉफी बहुत ज्यादा गर्म है और रिजल्ट इसका क्या है कि इसको बिल्कुल भी पिया नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी स्पोक इन सच अ लाउड वॉइस दैट एवरीवन कुड हियर हर वेल। शी स्पोक इन सच अ लाउड वॉइस, यानी कि वह बोलती है इतना, मैं अब शी स्पोक इन सच अ लाउड वॉइस, यानी कि स्पोक यानी कि उसने बोला, क्या बोला, इन अ लाउड वॉइस, यानी कि सच, सच मतलब इतना ज्यादा या ऐसा, कितनी तेज आवाज में, दैट एवरीवन कुड हियर हर वेल, की प्रत्येक व्यक्ति जो है सुन सकता था, वेल मतलब अच्छे से, यानी कि वह इतनी तेज में उन्होंने बोला कि हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अच्छे से सुन सकता था। तो इतना तेज उन्होंने बोला, रिजल्ट क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति सुन सकता था। तो ये हो गया हमारा, किसके माध्यम से जोड़ा जा रहा है, सच डॉट 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 दैट के माध्यम से। ठीक है ना, ये डॉट डॉट वाली एरिया हो गई, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सच दैट के माध्यम से जोड़ा गया है रिजल्ट वाले सेंटेंसेस को। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्केर्सली स्टैंड। ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना ज्यादा थका हुआ था, रिजल्ट क्या हुआ कि ही कुड नॉट स्केर्सली स्टैंड, वह बिल्कुल भी खड़ा, सॉरी सी कुड स्केर्सली, स्केर्सली मींस होता है बड़ी मुश्किल से, स्टैंड खड़ा हो सकता था, यानी कि वह इतना ज्यादा थका हुआ था कि वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हो सकता था, वह इतना ज्यादा थका हुआ था। रिजल्ट में क्या आया है कि वह खड़ा नहीं हो सकता था या बड़ी मुश्किल से खड़ा हो सकता था। जोड़ा किससे गया है दोस्तों, सो से जोड़ा गया है और डॉट 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 दैट से जोड़ा गया, ये डॉट डॉट वाली एरिया हो गई। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा, रिजल्ट वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, कंजक्शन ऑफ पर्पस, नेक्स्ट हमारा पार्ट है जो 4 नंबर का है, वो है कंजक्शन ऑफ पर्पस। पर्पस मीन्स क्या होता है दोस्तों,
यह है प्रयोजन, आशय या इरादा के संबंध में कि आपका क्या इरादा है, क्या प्रयोजन है इसको लेकर के, या क्या आशय है। इनको जो है जोड़ा जाता है या इनको देखा जाता है किसके अंडर में, कंजक्शन ऑफ पर्पस के अंडर में। ठीक है, कौन कौन से वर्ड मिले इसमें, दैट मिलेगा, सो दैट मिलेगा, इन ऑर्डर दैट मिलेगा, लेस्ट मिलेगा। अब देखिए सो दैट यहाँ भी है, आप कहेंगे सर सो दैट उसमें भी था, सो दैट यहाँ भी है, तो सो दैट यहाँ पे गैप है बीच में ना, सो दैट के बीच में गैप, लेकिन यहाँ गैप नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को समझना होगा, बहुत बारीक बारीक बहुत माइनर डिफरेंसेस है इसमें। देखिए एग्जांपल लेते हैं, वी ईट दैट वी मे लीव, यानी कि कह रहा है वी ईट दैट वी मे लीव, हम खाते हैं क्यों, ताकि वी मे लीव, हम जिंदा रह सकें। हम खाते हैं ताकि हम जिंदा, प्रयोजन क्या भाई खाने का, खाने का प्रयोजन क्या, ताकि हम जिंदा रह सकें। तो ये है ना, वी ईट दैट मिल गया, ताकि हम जिंदा रह सकें। नेक्स्ट देखिए, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, ध्यान से चलो, केयरफुली मतलब ध्यान से चलो, आराम से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। याद रखिएगा, लेस्ट मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, हमने पिछली क्लास में जब हमने बताया था, तो जब चलिए अभी उसको बाद में बताते हैं, वो थोड़ा सा टॉपिक से हटके हो जाएगा, अभी इसको ध्यान दीजिए। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, यानी कि ध्यान से चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाए। एक चीज याद रखिएगा, लेस्ट जहां भी आपको मिलेगा दोस्तों, आगे शुड जरूर मिलेगा। ठीक है ना, इरर दे देगा, इसके साथ जगह पे वुड कर देगा, कुड कर देगा, ठीक है ना, लेकिन वो गलत होगा। हमेशा लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कह रहा ध्यान से चलिए, रिजल्ट क्या हो जाएगा, आप गिर जाओगे अगर ध्यान से नहीं चलोगे, तो ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट है, आई वर्क हार्ड इन ऑर्डर दैट आई मे बिकम रिच, यानी कि मैं कठिन परिश्रम करता हूं इन ऑर्डर, इसलिए दैट आई मे बिकम रिच, यानी कि मैं धनवान व्यक्ति बन सकूं या महान या अमीर बन सकूं। तो इन ऑर्डर, ये इसके द्वारा जो है, इन ऑर्डर दैट इससे जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना, पहला सेंटेंस, आई वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करता हूं, क्यों, क्योंकि मैं महान बनना चाहता हूं या अमीर बन सकूं, इस वजह से मैं कठिन परिश्रम करता हूं। तो इन ऑर्डर दैट के द्वारा इसको जोड़ा गया है। यह है पर्पस। प्रयोजन क्या है कठिन परिश्रम करने का, कठिन परिश्रम करने का आशय क्या है, प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है, महान या अमीर आदमी बनने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला है पांचवा, कंजक्शन ऑफ कंडीशन, यानी कि शर्त के संदर्भ में जब बात होती है, शर्त के संदर्भ में जब इनको इफ अनलेस प्रोवाइडेड दैट, सपोजिंग दैट, इन केस, एज इफ के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो ये कहलाते हैं कंजक्शन ऑफ कंडीशन। यानी कि कंडीशन से ही पता चल रहा है कि शर्त के लिए की बात हो रही है, तो शर्त के संबंध में, शर्तों के संबंध में ऐसे वाक्य जिसमें शर्त बताई जा रही हो, जहां पे शर्त देखने को मिले, उनको जोड़ा जाता है इफ अनलेस प्रोवाइडेड दैट, सपोजिंग दैट, इन केस, एज इफ के माध्यम से, तो ये कहलाते हैं हमारे कंजक्शन ऑफ कंडीशन। देखिए, इफ यू आर ऑनेस्ट यू विल सक्सीड, इफ यू आर ऑनेस्ट मिल गया ना, इफ यानी कि यदि आप ऑनेस्ट है, ईमानदार हैं, यदि आप ऑनेस्ट हैं, यू विल सक्सेस, आप सक्सेस जरूर होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा, इफ के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। सी विल सक्सीड प्रोवाइडेड दैट सी डील्स ऑनेस्टली, सी विल सक्सीड प्रोवाइडेड दैट सी डील्स ऑनेस्टली, कह रहा है कि सी विल सक्सीड, वह बिल्कुल भी सक्सेस होगा, वह सक्सेस होगा, प्रोवाइडेड दैट, शर्त यह है, प्रोवाइडेड दैट मीन्स क्या होता है, शर्त यह है कि सी डील्स ऑनेस्टली, सी विल सक्सीड, यह वह सक्सेस होगी, वह बिल्कुल सक्सेस होगी, बस शर्त क्या है, सी डील्स ऑनेस्टली, कि वह अपना काम करें ईमानदारी पूर्वक। अगर वो अपना काम ईमानदारी पूर्वक करती है दोस्तों, तो वह क्या हो जाएगी, वो निश्चित तौर पे सक्सेस होगी। जोड़ा गया है किसके माध्यम से, प्रोवाइडेड दैट के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, श्याम विल गो इफ हरी कम्स, कह रहा श्याम जाएगा, श्याम जाएगा, कब जाएगा, इफ के माध्यम से जोड़ा गया ना, इफ हरी कम्स, अगर हरी आता है तो। ठीक है, कंडीशन क्या है श्याम के जाने की, अगर हरी आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छठा हमारा है 6 नंबर पे, कंडीशन ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट, यानी कि जो कंजक्शन हमारा है नेक्स्ट छठा नंबर का, उसके बारे में हम देख रहे हैं, उसका प्रकार क्या है, कंजक्शन ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट, यानी कि रियायत या छूट के बारे में बात हो रही। जिस सेंटेंसेस में हमें छूट का या डिस्काउंट का या किसी रियायत का भाव मिले, संदर्भ मिले, उनको जोड़ने वाले जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, वो कहलाते हैं कंजक्शन ऑफ कंसेशन। कौन कौन से हैं, दो है, आल्दो है, यट है, हाउएवर है, ठीक है, इवन इफ है, फॉर ऑल है, नो मैटर है,
वॉट एवर है, ये जो वर्ड्स हैं दोस्तों, हमें ये वर्ड्स किस में देखने को मिलेंगे? ये मिलेंगे कंजक्शन ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। चलिए अब देखते हैं हम इसका उदाहरण। आइए फ्रेंड्स, इसका उदाहरण देखते हैं। कंजक्शन ऑफ कंसेशन का जो है एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। पहला है दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। पहला क्या है? दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यानी कि यद्यपि वह गरीब है, वह क्या है? ऑनेस्ट है। लेकिन वह गरीब होने के साथ साथ क्या? ऑनेस्ट है। वह गरीब है फिर भी क्या है? ऑनेस्ट है। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भी बताते हैं, लेकिन पहले ये देखिए कि वह गरीब है लेकिन रियायत क्या है? गनीमत क्या है उसके अंदर? रियायत एक, वह ईमानदार है। ठीक है, वह गरीब तो है लेकिन क्या? ईमानदार। जोड़ा किसके माध्यम से जा रहा है? दो के माध्यम से। ठीक है, इसके माध्यम से, यद्यपि के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। एक चीज और देखें, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है लिखने का तरीका? चूंकि ही इज एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सेम है, तो इन दोनों को गायब किया जा सकता है और कॉमा लगाया जा सकता है, तो हो जाएगा दो ही इज पुअर ऑनेस्ट, यानी कि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, ये सही हो जाएगा। और एक चीज करा जा सकता है, दूसरा तीसरा तरीका लिखने का क्या? यहाँ पर हम यट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। दो ही इज पुअर, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो इस तरीके से तीन प्रकार सेंटेंस हम लिख सकते हैं। कहीं भी किसी सेंटेंस में जब किसी के बारे में बात करी जाए, दो या दो से अधिक गुण उसके बारे में बताया जाए और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब उसका सेम हो, तो एक सब्जेक्ट और हेल्पिंग को गायब करा जा सकता है। सिर्फ एक ही बार शुरुआत में लिखा जा सकता है, बाकी कामा लगा करके या यट लगा करके हम आगे का लिख सकते हैं। वो आगे आपको समझाया जाएगा जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। दूसरा क्या है देखिए, इसमें दूसरा कह रहा है ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट येट सिंपल। यद्यपि वह इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी क्या है? सिंपल है। यद्यपि वह क्या है? इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन क्या है? वह सिंपल है, ठीक है। तो किससे जोड़ा जा रहा है? ऑल्दो और येट के माध्यम से। सेम वही चीज है, हम चाहे तो एट को हटा के कामा लगा सकते हैं या फिर इसकी जगह पर जो है ही इज लगा सकते हैं, ठीक है ना, कामा लगा करके। तो तीनों तरीके से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है इवन ही सी इज सेल्फिश आई विल हेल्प हर। इवन हालांकि ही सी सेल्फिश, वह बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, मतलब ही है आई विल हेल्प हर, लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद करूंगा। कह रहा है इफ सी सेल्फिश, यद्यपि वह है, हालांकि वह बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, आई विल हेल्प हर, फिर भी मैं उसकी मदद करूंगा। किससे जोड़ा जा रहा है? इवन इफ से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। यानी कि वह सेल्फिश है, मतलब ही है, लेकिन रियायत क्या है? गनीमत क्या है? फिर भी मैं उसकी मदद करूंगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। क्या है? कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, यानी कि इसमें हम देखते हैं तुलना के संबंध में। कंपैरिजन से हमें मिल रहा है कि जब किसी दो सेंटेंसेस में तुलना करी जाए या तुलनात्मक दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है जिन वर्ड्स के माध्यम से, उन वर्ड्स को हम कहते हैं कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। जिसमें से आते हैं देन, एज और सो एज, इस तरह के देखने को मिलते हैं। देखिए, ही इज एज स्ट्रांग एज शक्तिमान, यानी कि वह इतना ज़्यादा शक्तिमान है, वह इतना ज़्यादा स्ट्रांग है जितना कि शक्तिमान। समझ में आ रहा है ना? ये डॉट डॉट वाला एरिया है। ही इज एज स्ट्रांग एज शक्तिमान, वह इतना ज़्यादा स्ट्रांग है जितना कि शक्तिमान। नेक्स्ट देखिए, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर मदर, यानी कि वह है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कितना? यानी कि वह ही इज मोर ब्यूटीफुल, यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। किसकी अपेक्षा? हर मदर, अपनी माँ की अपेक्षा। यानी उसकी माँ भी खूबसूरत है, वह भी खूबसूरत है। दोनों को जोड़ा किससे जा रहा है? देन से ना। तुलना करी कैसे जा रही है? देन के माध्यम से तुलना करी जा रही है ना। तो ये हमारा हो गया कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट देखिए, राजू इज नॉट सो इंटेलिजेंट, यानी कि राजू बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है या उतना इंटेलिजेंट नहीं है एज हिज सिस्टर, जितनी की उसकी बहन। तो राजू भी इंटेलिजेंट है, सिस्टर भी इंटेलिजेंट, लेकिन दोनों में तुलना करा जा रहा है किसके माध्यम से? सो के माध्यम से, डॉट 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 एज के माध्यम से, ठीक है। तो कह रहा राजू इज नॉट सो इंटेलिजेंट, राजू उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बुद्धिमान नहीं जितना कि उसकी सिस्टर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? आइए नेक्स्ट देखिए, कंजक्शन ऑफ स्टैंड और मैनर, यानी कि ये कंजक्शन है जो स्टैंड और मैनर है, इससे पता चल रहा होगा जो हमें किसी कार्यविधि या ढंग या शैली को स्पष्ट करने के संदर्भ में जो सेंटेंस आए रहते हैं उनको जोड़ने वाले जो वर्ड्स हैं कौन कौन से? एज, अकॉर्डिंग एज इफ, एज दो, ये जो हैं कहलाते हैं क्या? कंजक्शन ऑफ
एक्सटेंट और मैनर कहलाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से। ही स्पोक एज इफ ही वॉज ड्रंक, ही स्पोक वह बोलता है एज इफ ही वॉज ड्रंक, यानी कि जैसे कि उसने ड्रंक किया हो या शराब पी हो। ड्रंक मतलब क्या होता है, शराब पी हो या शराब पी थी। ही स्पोक एज इफ, ऐसे बोलता था। ही स्पोक एज इफ ही वॉज ड्रंक, यानी कि वह ऐसे बोलता था जैसे वह शराब पी हो। मैनर, ये विधि बताई जा रही ना, कार्य विधि, ढंग बताया जा रहा ना, उसके बोलने का ढंग कैसा था, जैसे कि वह शराब पिया हो। किससे जोड़ा जा रहा है, एज इफ से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, सी प्रोटेस्टेड एज दो सी वर इन अपोजिशन, वह ऐसे प्रोटेस्ट करती है, वह ऐसे प्रोटेस्ट करती है जैसे कि वह अपोजिशन में हो। दो सेंटेंसेस हैं, सी प्रोटेस्टेड, वह प्रोटेस्ट करती है, और क्या वो अपोजिशन में हो, ये अनुमान लगाया जा रहा है। ये उसके प्रोटेस्ट करने के ढंग को बता रहा है, क्या कि प्रोटेस्ट करने से ये पता चल रहा है कि जैसे वह अपोजिशन में हो। जोड़ा किससे जा रहा है, एज दो के माध्यम से, तो एज दो हमारा हो गया क्या, ये हो गया कंजक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर। चलिए समझ में आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे कंजक्शन जो है हमारा खत्म होता है। हमने कंजक्शन का कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट हमने देख लिया। अब हम जो कल होमवर्क लिए थे, सॉरी आपको जो होमवर्क हम दिए थे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये होमवर्क जो कल दिए थे उसका जो है हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। हमने बोला था कि आपको 3 वर्ड्स हम दिए थे, एक एल्स था, दूसरा बिफोर था, तीसरा दो यट था। इनको बताना था ये कौन कौन से कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं और इनसे एक एक सेंटेंसेस बनाना था। चलिए देखिए, पहला है एल्स, वर्क हार्ड। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, पहली बात तो एल्स जो है ये डिसजंक्टिव जो है या अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं, आप पढ़े होंगे कल। तो इसका एक सेंटेंस बन रहा है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एल्स कहीं ऐसा ना हो, यू विल नॉट गेट सक्सेस, कि तुम सफलता ना प्राप्त करो। ठीक है ना, इसका सेंटेंस हो गया। दूसरा है बिफोर, जो कंजक्शन ऑफ टाइम को बताता है। किसको बताता है, कंजक्शन ऑफ टाइम को बताता है। और इसका सेंटेंस में बन जाएगा, हिज ग्रैंडफादर हैड डाइड बिफोर ही रीच 60, यानी उसके दादाजी खत्म हो गए या चल बसे या मर चुके थे। ही रीच्ड बिफोर ही रीच्ड 60, यानी कि 60 पर पहुंचने से पहले, यानी 60 की एज होने से पहले उसके दादाजी मर चुके थे। तो किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है, बिफोर के माध्यम से। ये क्या है, ऑल्दो येट, ये अभी हमने आप पढ़ा है, कंसेशन के अंतर्गत आता है ये। ठीक है ना, कौन सा कंजक्शन है, कंसेशन के अंतर्गत, कंजक्शन ऑफ कंसेशन। इसमें कहा गया है सेंटेंस के माध्यम से, दो ही इज ए रिच पर्सन येट ग्रीडी। देखिए, दो है मिला, येट मिल गया, यानी कि दो ही इज अ रिच पर्सन, यद्यपि वह है अमीर है फिर भी लालची है। क्लियर हो गया। चलिए आइए देखते हैं, ये हमारी लिस्ट है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज की लिस्ट है जो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, आइए इसको फटाफट हम पढ़ दे रहे हैं। जैसे व्हेन है, वेयर, विच, व्हाट, हाउ, हु, हुम, हुज, वेदर, इफ, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, नाउ विथ स्टैंडिंग, एज इफ, एज दो, एज मच एज फॉर एज सुन एज लॉन्ग, अच्छा दो बार हो गया। अकॉर्डिंग एज, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, सिंस, अनटिल, टिल, अनलेस, इन दैट, देन दैट, नाउ दैट, दो, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, सो मच, so that, although, that, in case, lest, why, even if, whenever, however। तो ये हमारे दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लास के वर्ड्स हैं जिनके माध्यम से सेंटेंसेस, क्लासेस और फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो अगर जो हमने कोऑर्डिनेट का हमने लिस्ट बताया आपको दी है, और ये मैंने जो लिस्ट दी है, अगर इसमें से किसी भी वर्ड की आपको हिंदी नहीं आ रही होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करके हमको बताएंगे तभी जो है हम समझ पाएंगे आपको प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। आप कमेंट करके उसको जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए आज का होमवर्क ले लीजिए, यहीं से 2-3 लेते हैं। एक हमने ले लिया लेस्ट ले लिया, ठीक है, एक हमने ले लिया व्हेन ले लिया, एक हमने ले लिया प्रोवाइड आफ्टर ले लिया। चलिए ये तीनों वर्ड हैं, इनसे क्या है आपको सेंटेंस बनाने हैं, एक सेंटेंस आपको बनाने हैं। ठीक है, और ये बताना है कि कौन से जो है ये व्हेन होगा, कौन से कंजक्शन के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो समझ में आए
तो लाइक जरूर करिएगा। आपका लाइक, आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन काम करता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है प्रीपोजिशन। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ये प्रीपोजिशन जो चैप्टर है ना, ये पूरी तरीके से आप ये कह लीजिए कि ग्रामर की जान है। ये प्रीपोजिशन जल्दी किसी के समझ में नहीं आता और ना ही कोई इसको डिटेल में पढ़ना चाहता है और ना ही कोई इसको डिटेल में पढ़ाना चाहता है। तो अगला जो हमारा क्लास आएगा जिसमें आप प्रीपोजिशन हम लेकर के आएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एकदम आसान भाषा में कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।